नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और सुधीर शर्मा, दोनों के बीच में लगातार एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बड़े-बड़े आरोप मुख्यमंत्री द्वारा पहले लगाए गए, फिर सुधीर शर्मा द्वारा एक जवाब दिया गया उनका और बदले में उन्होंने भी कुछ आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए हैं। और वो आरोप है मुख्यतः किसी का पंजाब के किसी नेता का जीएसटी माफ करना, किसी कांग्रेस के विधायक को वन भूमि पेट्रोल पंप के लिए देने के लिए उसकी अनुशंसा करना केंद्र को। वहीं पे एचआरटीसी की ज़मीन जो कि उनके नादौन में एक बस स्टैंड बनना है, 2.5 लाख की ज़मीन पौने 7 करोड़ में एचआरटीसी को बेचने का एक गंभीर आरोप सुधीर शर्मा ने लगाया है। मुख्यमंत्री के आरोप तो जग जाहिर है, उन्होंने नेकराम शर्मा को सुधीर शर्मा का ड्राइवर उन्होंने बताया है कि उसके नाम पे बेनामी रजिस्ट्रियाँ सुधीर शर्मा की हुई हैं, 82 रजिस्ट्रियाँ, 82 रजिस्ट्रियाँ और सुधीर शर्मा भूमाफिया के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि उनकी संपत्तियाँ दुबई में और जगह भी हैं। सुधीर शर्मा ने बदले में कहा कि मेरे शपथ पत्र, चुनावी शपथ पत्र जो अभी हालिया मैंने दिया है, उसमें जो है उसके अलावा जो कुछ है, वो मैं सरकार को दे दूँगा। इसी बीच मुख्यमंत्री दोबारा धर्मशाला गए, फिर वही आरोप दोहराए। लेकिन जो सुधीर शर्मा ने बातें उठाई हैं, 3-4 आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई के ऊपर, राजीव सिंह के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि गैर मुमकिन दरिया की लैंड सीलिंग एक्ट की अवहेलना करते हुए लगभग 900 कनाल जगह की रजिस्ट्री कैसे हुई? उन्होंने एक कैपिटल क्रैशर की बात उठाई है कि जो ब्यास में खनन बंद कर दिया गया लेकिन वो चलता रहा। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना तो इस पे कोई जवाब आया, ना ही मुख्यमंत्री जी ने कोई इसका जवाब दिया है। तो आज हम ये देखेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये आरोप सच हैं या महज एक चुनावी स्टंट है दोनों तरफ से? इनकी सत्यता क्या है? तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, संदीप सांख्यानी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पंकज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं पंडित जी से शुरुआत करूँगा। पंडित जी, ये आरोप लगे, शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से हुई और वहीं पे सुधीर शर्मा द्वारा एक जवाब दिया गया, एक फाइल पकड़ी हुई थी उन्होंने, आपने देखा होगा और फ्लैग लगे हुए थे फाइल पे, जैसे सरकारी फाइल पे फ्लैग लगे होते हैं। ज़ाहिर है कि जानकारी कहीं न कहीं सरकारी दायरे से ही निकल कर उन तक पहुँची है, जिस हिसाब से उन्होंने फाइल पकड़ी हुई थी और वो एक वीडियो बनाया उन्होंने, आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री पे लगाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। क्या कारण होंगे इसके? सबसे पहले बात तो ये है कि जब भी कोई चुनाव आता है, तो निश्चित तौर पे आरोप-प्रत्यारोप का एक दौर जो है वो शुरू होता है, जबकि इस बार के चुनाव तो अलग मुद्दों पे हो रहे हैं। जब से बगावत हुई है, तब से ही सुधीर शर्मा जो है, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोला है। पहले दिन से ही उन्होंने डिफरेंट-डिफरेंट वीडियो जारी करके जो है, वो आरोप लगाने शुरू किए थे। और जहाँ तक आप फाइल की बात कह रहे हैं, तो जो ये तैयारी बड़ी पहले से हो रही थी, तो सुधीर शर्मा जी ने सरकार में रहते ही सारे के सारे जो ये चीज़ें हैं, उन्हें शायद इकट्ठा किया होगा। अब तक अगर मैं आधिकारिक तौर पे कहूँ तो एक मानहानि का मामला, एक एफआईआर जो सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सहित अन्य विधायकों ने जो की थी, उसको लेकर उन्होंने कोर्ट में गए हैं, जिसको नोटिस भी जारी हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जो उन्होंने उन पर आरोप लगाए थे कि लाखों रुपए लेकर के आप लोगों ने जो है पार्टी को धोखा दिया है। इस पर जो है उन्होंने हाई कोर्ट में जो है उसका नोटिस भी आया है सुखविंदर सिंह सुक्खू को। आधिकारिक तौर पे एक यही मामला है जो अभी तक कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन बड़े-बड़े आरोप दोनों तरफ से 55 लाख का आरोप लगा, मुख्यमंत्री की ओर से, सुधीर शर्मा जी की तरफ से भी, क्रशर से लेके हर तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन हमारा पिछला भी अनुभव है कि जब भी चुनाव आते हैं, तो ये आरोप-प्रत्यारोप तेज हो जाते हैं। लेकिन देखने की बात है कि क्या चुनावों के बाद भी इन आरोपों पे दोनों पक्ष अडिग रहते हैं? क्या वाक़ई इन आरोपों पर कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी? ये देखने वाली बात है। आपको पता होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो एक चार्जशीट बनती है, जिसको बड़ा कहा जाता है कि सत्ता में आते ही इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोई भी सरकार हो, वो चार्जशीट पूरे 5 साल नज़र नहीं आती है। तो ये चुनावों में आरोप-प्रत्यारोप एक दबाव का तरीका हमने देखा है, अभी तक होता है, ठोस कार्रवाई हमने बहुत कम देखी है। अब इसमें मुझे लग रहा है आरोप-प्रत्यारोप तक ये दौर रहेगा, लेकिन देखना है कि 4 तारीख के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुधीर शर्मा का क्या रुख इस पर रहता है और चुनाव परिणामों के बाद दोनों दल किस तरह से इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। जी।
जी, संजय शर्मा जी जुड़े हमारे साथ। संजय शर्मा जी, मतलब कुछ तथ्य भी आए हैं आरोपों में, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आए हैं, सुधीर शर्मा जी की तरफ से भी आए हैं। लेकिन आरोप कहीं न कहीं निजी हैं। मुख्यमंत्री के आरोप भी सुधीर शर्मा पे निजी हैं, और जो आरोप सुधीर शर्मा ने जो लगाए हैं, 3-4 आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं, निजी हैं। मुख्यमंत्री के जी के भाई को भी उन्होंने लपेटा है उसमें। वहीं उन्होंने जो एचआरटीसी को जमीन जो खरीदी है एचआरटीसी ने बस अड्डा बनाने के लिए, उसमें मुख्यमंत्री के 3 नजदीकियों के नाम भी लिए हैं। तो क्या कोई बड़ी सच्चाई है, और ये सूचनाएं कहाँ से आ रही हैं? सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी का अपना तंत्र तो नहीं वीक हो गया, इंटेलिजेंस वीक पहले भी रही है, 6 निकल गए, 3 आजाद भी निकल गए। कहीं वो इंटेलिजेंस बीजेपी को तो नहीं साथ दे रही? ये भी जनता के बीच में चर्चा होती है अक्सर। बेसिकली डॉक्टर साहब, मैं इस चर्चा में जुड़ने से मैं जुड़ करके मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आरोप लगे हैं निजी अवश्य हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है उसका निजी कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ सार्वजनिक होता है। यदि आप, आपके रिश्तेदार, आपके ब्लड रिलेशन में रहने वाले लोगों के अगर वो चाहे वो जायज तरीके से है, नाजायज तरीके से है, लेकिन जनता की नजर आपके हर एक एक्शन के ऊपर रहती है। आपने कहा, मैं भाई की बात, उनके भाई के ऊपर जो आरोप लगे उस चर्चा को मैं बाद में लूंगा। मैं पहले लूंगा सार्वजनिक रूप से जो आरोप पहला जी। लगा बिजली बोर्ड का। बिजली बोर्ड के अंदर, पावर डिपार्टमेंट के अंदर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, जो प्रदेश की सरप्लस बिजली होती थी, उस बिजली को जी। बेचने का दारोमदार, उसका पूरा जिम्मा जो है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, इसको एक निजी कंसल्टेंट, प्राइवेट कंसल्टेंट लगा करके उसको बिजली, सरप्लस बिजली को बेचने का जिम्मा जो है वो उसको छोड़ दिया। और वो आज जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ट्रेडिंग होती है, वो सारी ट्रेडिंग जो है वो प्राइवेट कंसल्टेंट करवा रहे हैं। तो उसके अंदर जी। निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी का, ये सुधीर शर्मा का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी आरोप है कि इसमें करोड़ों रुपए का घपला जो है वो बिजली बोर्ड के ऊपर हो रहा है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बात उठाई है, एसीएस पावर ने इसको लेकर के जी। चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखा है कि आप ये जो धंधा आपने शुरू किया है, ये सरकार के फायदे में नहीं है, ये किसी निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए आप ये सारा कर रहे हो, और इसके लिए विभाग की सहमति जो है, अगर विभाग को आप अपने दबाव में ला करके करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें जो पहले से ही बिजली बोर्ड जो प्रदेश के अंदर एक कमाऊ पूत साबित हो सकता है, लेकिन आप उसको भी निजी क्षेत्र के ट्रेडिंग करने के लिए ये जो आप योजना लेकर के आए हो, कतई भी प्रदेश हित में नहीं है, और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में नहीं है, जिनको आज भी वो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, आज भी उनकी सैलरीज के लिए जो है वो उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो ये गंभीर आरोप है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके ऊपर जवाब नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री बार बार क्या करते हैं कि बिकाऊ बिकाऊ विधायकों का ये लेकर के वो अपने झूठ को बार बार बोल करके उसको सत्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इतने सच्चे हैं, मुख्यमंत्री क्यों अदालत में नहीं चले गए? अगर मुख्यमंत्री के पास तथ्य हैं कि विधायकों को खरीदा गया है, तो मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए। और नहीं, दूसरी चीज ये है कि यूं ही आपको बशीर साहब का याद होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अगर इतने विधायकों ने बगावत करी है तो उन्होंने दिखा करके किया है, उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री को बोल करके किया है। उसके बाद मैं आता हूं, उसके बाद दूसरा आरोप आप बताइए, लैंड सीलिंग एक्ट के अंतर्गत आप 300 कनाल से अधिक भूमि प्रदेश के किसी भी नागरिक के पास नहीं हो सकती है। आपको याद होगा वीरभद्र सिंह जी ने 2000 में अपनी सरप्लस भूमि सरकार को वापिस सरेंडर करी थी, और उन्होंने कहा, और बहाना बहुत जोरदार था कि रेवेन्यू अधिकारियों ने गलती से, और आशा कुमारी जी का भी एक उदाहरण है बिल्कुल। तो लैंड सीलिंग एक्ट में अब इसमें आपने जिस तरह से आपने कहा है कि इनके राजीव सिंह जो है, जो मुख्यमंत्री के भाई हैं, इनकी 20 हेक्टेयर से अधिक जो है गैर मुमकिन दरिया की कैसे हो गई, सेल डीड कैसे हो गई, गैर मुमकिन दरिया, रेवेन्यू पेपर्स के अंदर उसकी एंट्री दर्ज है, गैर मुमकिन दरिया, उसकी डीड कैसे कर दी गई? और मुख्यमंत्री के 2.5 लाख के अंदर वो जमीन खरीद करके 6,72,00,000 करोड़ में एचआरटीसी को कैसे बेच दिया गया?
आज मुख्यमंत्री क्यों चुप है? मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री अपनी ईमानदारी की घोषणा करते हैं, अपने को स्वयं को ईमानदार बताने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं को गरीब का बेटा कहते हैं। गरीब के बेटे के भाई ने 2.5 लाख रुपए में जमीन खरीदता है गैर मुमकिन दरिया, और उसको 6 करोड़ 72 लाख में एचआरटीसी को बेच देता है। नहीं संजय जी, इनके भाई क्या ये हितों, क्या आप सबसे बड़ी आप लैंड सीलिंग, पथरिया जी, अगर लैंड सीलिंग एक्ट को छोड़ भी दिया जाए तो क्या ये हितों का टकराव नहीं है? क्या हितों के टकराव की जांच नहीं होनी चाहिए? संजय जी, एक उद्योगपति का करोड़ों रुपए का आप जीएसटी जो है वो आप माफ कर देते हैं। 2 मिनट आपको करेक्ट कर रहा हूं मैं। ये जो एचआरटीसी को जमीन दी गई है उनके भाई की नहीं है, उनके नजदीकी 3 लोगों की नजदीकी की है, और जो नजदीकी के और रिश्तेदारी में है। लैंड सीलिंग वाला गैर मुमकिन दरिया वाला इशू उठाया गया सुधीर शर्मा द्वारा। देखिए, राजीव सिंह के नाम पे 29/56/42 हेक्टेयर गैर मुमकिन दरिया सेल डीड उसकी हुई है जी। मैं फिर बोल रहा हूं, 29/56/42 हेक्टेयर गैर मुमकिन दरिया सेल डीड हुई, और ये वायलेशन है लैंड टेनेंसी एक्ट की। और इसके ऊपर जो है, जो आपके ये जो गैर मुमकिन है, इसको किसको दिया जा सकता है? विलेज कॉमन लैंड जो है लैंड टेनेंसी एक्ट के अंदर अगर किसी को देनी है, आपने तो एक कुछ पोर्शन अस्पताल के लिए दिया जा सकता है, स्कूल के लिए दिया जा सकता है, एससी परिवार को दिया जा सकता है, जो भूमिहीन एससी परिवार है, जिसके पास गुजारा करने लायक, उनको दी जा सकती है। अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है, उसको गुजारा करने लायक जमीन दी जा सकती है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 28/1/2011 को एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा था, और जगपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सुप्रीम कोर्ट को 28/1/2011 को एक फैसला आता है, और उस फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और जितने भी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए गए कि विलेज कॉमन लैंड उसको आप ना तो खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना इसकी इजाजत दी जा सकती है। यदि कोई किसी भी प्रदेश में ऐसा होता है तो उस प्रदेश का मुख्य सचिव भी जिम्मेदार होगा कि वो अपने प्रदेश के अंदर राजस्व अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया, और उसने अगर विलेज कॉमन लैंड की अगर कोई भी सेल या परचेज डीड होती है, तो वो निश्चित तौर पे वो भी उसके मध्य में एक पार्टी रहेंगे। जो खरीदने और बेचने वाला तो उसमें पार्टी रहेगा भी, लेकिन जो रेवेन्यू अधिकारी और मुख्य सचिव की इस आदेश को लागू करवाने की निजी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। तो क्या इसके भीतर जो है वो केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या रेवेन्यू अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज नहीं होना चाहिए? संजय जी 2012 का शायद ये जमाबंदी है जो आप पढ़ रहे हैं, तो और उससे पहले ये जो मैं आपको निर्देश बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो मैं निर्देश बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का 2011 का है। उस समय भाजपा की सरकार जा रही थी, कांग्रेस की आ रही थी। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके समय का भी है। ये कैसे नहीं, देखिए किसी भी गलत तो गलत है, किसी भी समय का है। जिन भी अधिकारियों ने किया है, जिस भी व्यक्ति ने खरीद या बेच करी है, वो निश्चित तौर पे वो जिम्मेदार है, उस समय के अधिकारी जिम्मेदार हैं। और उनके ऊपर क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में अगर ये बात नहीं थी, आज वो मुख्यमंत्री हैं, उस समय वो विधायक रहे होंगे, अगर किसी भी दबाव के भीतर वो हुआ है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रश्न खड़ा करती है कि क्या मुख्यमंत्री, चुनाव तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस विषय की जानकारी अब मुख्यमंत्री को आई है, क्या इसकी जांच करवाएंगे? और निश्चित तौर पे ये अब कल को कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगेगी कि ईडी और सीबीआई, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है, तो निश्चित तौर पे अगर एजेंसीज के संज्ञान में ये बात आएगी तो ईडी भी इसमें आएगी और सीबीआई भी इसमें आएगी। दूसरा सवाल मेरा ये है, ईडी सीबीआई यहाँ तो आएगी, जो सुधीर शर्मा के ऊपर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन अगर हुई है नेकराम के नाम पे, ये नेकराम कौन है पहले तो हम जानना चाहेंगे। जनता जानना चाह रही है, प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे सवाल सुनिए पहले। 82 रजिस्ट्री है उसकी, बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन हुई है,
और मुख्यमंत्री ने कहा है जांच अभी चल रही है, एफआईआर भी होगी, सब कुछ होगा, उसका भी इंतजार हो रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सुधीर शर्मा का अगर नाम भूमाफिया के साथ जोड़ा तो उसका कितना ज्यादा इसमें सच्चाई, और नेकराम कौन है? नेकराम उस क्षेत्र के एक सज्जन और संपन्न व्यक्ति हैं। नेकराम के ऊपर अगर आप ये कहें कि नेकराम ड्राइवर था, तो मुख्यमंत्री को जो भी तथ्य पहुंचाए जा रहे हैं वो गलत हैं। नेकराम स्वयं इतने सक्षम हैं कि वो उन जमीनों को खरीद सकें या बेच सकें। तो इसलिए सबसे पहला आरोप तो मुख्यमंत्री का यही नल एंड वाइड हो जाता है कि उसके ऊपर ये निराधार आरोप है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। और अगर सच्चाई होती तो अगर मुख्यमंत्री विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी से निकालने के बाद अगर मुख्यमंत्री गंभीर थे तो मुख्यमंत्री को आज तक इसके ऊपर जो है वो प्राथमिकी दर्ज करवा देनी चाहिए थी। और सुधीर शर्मा जी ने स्वयं कहा है कि कोई भी जमीन अगर उनकी निकलती है, जो उन्होंने तथ्य जो है वो अपने चुनावी हल्फनामे में दिए हैं, अगर उसके अलावा दिए हैं तो उसके ऊपर एफआईआर की जाए। और सिर्फ चुनाव से अगर मुख्यमंत्री आरोपों को लेकर के गंभीर हैं तो करवाएं, कल की तारीख में ही एफआईआर करवाएं, उन व्यक्तियों को सामने लेकर के आए। मैं कहता हूं चुनाव के बाद की बात छोड़ दीजिए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को करवाएंगे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री करवाएं। संजय जी, नेकराम जी 82 रजिस्ट्रियां 3 साल के अंदर करते हैं, ये भी अपने आप में जांच का बड़ा विषय है। और बेनामी संपत्ति, 15 महीने तक जी, बेनामी संपत्ति को किसी के साथ जोड़कर तो देखा जा सकता है, लेकिन वो जांच में तो जिसके नाम होती है वही फंसता है, वही फिर सरकार में वेस्ट होती हैं चीजें। तो गवर्नमेंट शायद उनकी 82 रजिस्ट्रियों को वेस्ट भी करेगी आगे अगर जांच चलेगी तो। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं डॉक्टर साहब, हम भी चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। और दूसरी चीज ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट 15 महीने के बाद हुआ? अगर ये 3 वर्ष से हो रहा था और मुख्यमंत्री के संज्ञान में था तो 15 महीने से वो मुख्यमंत्री हैं। उस समय मुख्यमंत्री को ध्यान में क्यों सिर्फ बजट सत्र बीत जाने को, और बजट सत्र के बीच में आप किस तरह से आपने बजट पारित करवाया, आपके विधायकों ने आपका साथ नहीं दिया, उसके बाद वो भ्रष्ट हो गए, उसके बाद वो बिकाऊ हो गए, उसके बाद वो कीड़े मकोड़े की जो भी संज्ञा जो है वो मुख्यमंत्री देते रहे। तो निश्चित तौर पे वो तो लगातार चुनाव में उनके प्रचार का मुख्य एजेंडा है। बिकाऊ और टिकाऊ में वो बोल रहे हैं चुनाव है, धनबल और जनबल, मुख्यमंत्री का तो नारा ही है। निश्चित अब तो 2 दिन बचे हैं डॉक्टर साहब, अब तो 2 दिन बचे हैं। जो फैसला होना होगा अब तो जनता ने फैसला करना है 2 दिन के बाद। चुनाव बीत गया, आपने चुनाव के अंदर आरोप लगाए लेकिन एक भी दस्तावेज सामने लेकर के नहीं आए। आपकी चर्चा के सांख्यान जी, आरोप जो सुधीर शर्मा के आरोप थे उनका जिक्र हुआ, बड़े आरोप है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर निजी तौर पे ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। और बीच चुनावों में स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि सुधीर शर्मा पे आपने आरोप लगाए, सुधीर शर्मा कैमरे के सामने खड़े होकर उन्होंने पूरा आरोपों को अपना पूरा सफाई दी उसके ऊपर, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आ रही है। नया आरोप बिजली की सरप्लस बिजली की खरीदो फरोख्त का, आज नया आरोप आज संजय जी ने खड़ा किया है। तो सरकार को इस पे मौन नहीं रहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी मौन नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई बतानी चाहिए जनता को। जी डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, पहले जो आज की चर्चा का विषय था वो आपका जो आया था वो सुधीर शर्मा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाम आपने रखा था कि जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगे हैं। और जहां तक जो मैं बात समझता हूं तो आज की चर्चा आपने जरूर रखी है, तो मेरे ख्याल से सुधीर शर्मा का जो कंपैरिजन आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सुधीर शर्मा जी इस हैसियत के आदमी हैं कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुधीर शर्मा जी किसी ना किसी कंसीडरेशन के तहत बिके हैं, और बिके हैं तो ये सारा का सारा तथ्य आज हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पृष्ठभूमि है वो एक आम आदमी से जुड़ के मुख्यमंत्री बने हैं, एक आम परिवार से निकल के बने हैं। सुधीर शर्मा की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही थी एक समय में, और सुधीर शर्मा जी थे अपनी राजनीतिक विरासत के चलते हुए राजनीति में आए थे। अब आता हूं मैं बातों के ऊपर, क्योंकि आज बिजली बोर्ड की बात का कोई विषय नहीं था। बिजली बोर्ड की बात के ऊपर मैं बता देता हूं कि वो एक योजना, एक पॉलिसी मैटर है। नहीं चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, वो पॉलिसी मैटर है। अगर कुछ उसमें हुआ है गड़बड़ कुछ हुआ है तो उसकी जांच तो अवश्य होगी, लेकिन अभी तक मैं उस विषय के बारे में
हल्का हल्का तो मेरे को थोड़ा सा जानकारी है कि जिस तरह के आरोप इन्होंने बिजली बोर्ड के ऊपर लगाए हैं उसका भी इनको उत्तर मिलेगा। लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई संजय जी को कि ये एक जो हमारी योजना है, योजना का हिस्सा है। बाकी अगर इसमें कोई ऐसा होगा, आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस सब कुछ होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अब मैं आता हूं सुधीर शर्मा जी के ऊपर, जो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इनका जो पहले का दावा था वो सीधा सीधा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते, हमने आला कमान को लिखा, हमने सबको लिखा। अरे भैया सुधीर शर्मा जी, आप ये बता दीजिए, आप धर्मशाला से, कांगड़ा से मुख्यमंत्री की दावेदारी करने में लगे हुए थे कि अगर कोई कांगड़ा का नेता है तो मैं हूं। तो क्या ये चीजें आज जब आपको ये लगा कि आज आपकी जो राजनीतिक हैसियत है उसके अंदर कमी आ रही है, अगर आप वाकई में सच में अगर एक नेक इंसान होते तो वहां पे अपनी लड़ाई लड़ते कांग्रेस में रह के। आप ये आरोप जो आज मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, या जो आरोप आप राजीव सिंह जी के ऊपर लगा रहे हैं, या जो जमीन की बात आप नदौन के बारे में कह रहे हैं, तब आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं ये बात जो है खड़गे जी को, माननीय खड़गे जी को बताई? क्यों आपने राजीव शुक्ला जी को ये बात नहीं बताई? क्यों आपने प्रियंका गांधी, आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे, आपकी दिल्ली में अच्छी बैठ थी, लेकिन आप भैया बिके हैं। अब वो जो आप सुधार करना चाहते हैं वो इस तरह की चीजों से वो सुधार नहीं होने वाला है। मैंने देखी है उनके 6 मिनट की वो वीडियो भी, और मैं बताता हूँ। अब सुधीर शर्मा जी की असलियत पे आता हूँ। सुधीर शर्मा जी, आप बोलते हैं ना संजय भाई कि अगर निजी जीवन होता है तो जो सार्वजनिक आदमी होता है उसका निजी जीवन क्यों नहीं होता है? अगर मैं किसी महिला का नाम अगर ले लेता हूं तो अच्छी बात नहीं हो गई। ये नीति और नियति बन चुकी है आज भारतीय जनता पार्टी के सुधीर शर्मा की। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसका वो नाम नहीं लेना चाहता। जो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जो सार्वजनिक जीवन जिसका होता है उसका निजी जीवन कुछ नहीं होता, तो निजी जीवन अगर किसी का होता है ना तो ये चीजें नहीं होती। आज उनकी जमीन और जो घर जो उन्होंने बनाया है उसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। बताएं कहां से आया 20 करोड़ रुपया? बासी जो 82 डिस्ट्रिक्ट जो हुई है एक राम जी के नाम पे। संदीप जी वो अपने सोर्सेज से बनाया होगा। अगर आपको लगता है तो आप उसकी विजिलेंस जांच क्यों नहीं करवाते? सरकार आपकी नहीं, उसकी विजिलेंस जांच होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अक्सर आप सुनिए मेरी बात। संदीप जी, दूसरा, मुख्यमंत्री एक साधारण परिवार से आप कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं ड्राइवर का बेटा हूं, मैं गाड़ी भी खुद चलाता हूं। ये बातें उसके बाद जब इतने बड़े आरोप लगते हैं कि 29 हेक्टेयर लैंड सीलिंग एक्ट की अवहेलना करके रजिस्ट्री हो जाती है उनके भाई के नाम पर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी नहीं, तो मेरे को बताइए ना सुधीर शर्मा जी, आपने एफआईआर क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर क्यों बताया? उसकी एप्लीकेशन कहाँ दी है इन्होंने? मेरे को बताया ना डॉक्टर साहब कि इन्होंने कहा एप्लीकेशन दी है, क्यों ये उसके अंदर जाते हुए या सिविल सूट में जाते हैं या एफआईआर की एप्लीकेशन देते हैं? संजय जी ने संकेत कर दिया है, सीबीआई। सुनिए डॉक्टर साहब, मैं बताता हूँ आपको। अब ये जितना मैं बताता हूँ, जयराम ठाकुर जी ने 4 या 5 दिन के लिए यहाँ पे आपकी धारा 118 सेक्शन 118 को खोल के किसको जमीनें दी इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर? सब नहीं जानते कि 4 और 5 दिन के लिए इन्होंने परमिशन 118 का जो उन्होंने किया तो 118 में अगर कोई जमीन कोई उद्योग लगाने या किसी चीज के लिए लेना चाहता है तो उसमें बुराई भी क्या है जब वो प्रोसेस फॉलो। नहीं, बुराई नहीं है उसके अंदर, सिर्फ इन्होंने ये जो चीजें थी रिलैक्स किया है। जयराम, जब विपक्ष ने इस बात को उठाया है, जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया है, तो इन्होंने फटाफट जो है वो चोर दरवाजे से उस सारे के सारे चीज को शट डाउन किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो जमीनें खरीदी हैं, जो बासी जमीनों की बात कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ रुपए पेपर वैल्यू है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो इनफैक्ट तो कितनी वैल्यू हो है वो तो भारतीय जनता पार्टी सुधीर शर्मा ये बता सकते हैं। अब आपको बता रहा हूँ, एक नाम आया है महाल जो इसका उपमहाल है उस्मान बगौड़ा नाम से। महाल उस्मान बगौड़ा से लेके 120 कनाल की जमीन किसकी है? सुधीर शर्मा जी इस चीज को बताएं। और मैं आपको बता रहा हूं, बीड से लेके मनाली तक कितनी जमीनें जो खरीदी गई हैं वो बेनामी संपत्तियां किसकी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देगी? मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 1 साल से लेके जितने भी धर्मशाला के अंदर पीडब्ल्यूडी के 1005 टेंडर हुए हैं, जिसके अंदर 45% जो टेंडर हैं उनके ऊपर सुधीर शर्मा जी और उनके लोगों ने बड़ा गोलमाल किया है। 605 टेंडर जो हैं आईपीएच विभाग के हुए हैं।
जिसके अंदर भी 45% जो टेंडर है जल शक्ति विभाग के, उसके अंदर बड़ा गोलमाल इन्होंने किया है। नगर निगम का जो नगर निगम के टेंडर हुए और बीडीओ ऑफिस के जितने भी हैं, उनके लिए भी उन्होंने उन टेंडर्स के ऊपर भी इन्होंने बड़ा गोलमाल किया है। अब मैं बात बताता हूं आपको। शहरी विकास मंत्री रहते हुए अंडरग्राउंड डस्टबिन की योजना जो था, इन्होंने एमओयू साइन किया था जब ये शहरी विकास मंत्री है, और ये भी कहा था कि ये जो डस्टबिन है ये बनारस से लाए। आज धर्मशाला की हालत ये है कि उन डस्टबिनों को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ रहा है। वहां पे भी जिस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था सुधीर शर्मा ने, वो सारा के सारा इनको सरकार किसकी थी? उस समय सरकार किसकी थी? और मैं आ रहा हूँ उस चीज के ऊपर भी। अब आप राजीव सिंह जी की जमीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उस समय सरकार किसकी थी ये भी जानकारी ले लीजिए। क्या वो 15 महीने के अंदर सारी रजिस्ट्री हुई है? क्या उसका जितना भी आप कह रहे हैं कि जो उस जमीन की जो किस्म है वो गैर मुमकिन दरिया है या जो भी उसका है, तो क्या वो अभी 15 महीने के अंदर हुआ? आप जो ये चिंता कसी कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी को तो उस दिन समझ लेना चाहिए था जिस दिन सुधीर शर्मा को इन्होंने टिकट दिया था। और जब सुधीर शर्मा जैसा आदमी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है, ये तो इनकी जो पटकथा लिखी गई थी, इन्होंने जो खरीद कांग्रेस के विधायकों के साथ की, वो सबके सामने ये दूध का दूल्हा भी हो सकते कभी भी, है ना। ये जो चीजें हैं, अभी एक चीज और बता देता हूं मैं, अभी एक चीज और सुन लीजिए डॉक्टर साहब। वो स्मार्ट सिटी के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी कि स्मार्ट सिटी के अंदर संजय सर इन्होंने जो क्या बोलते हैं सुधीर शर्मा ने इतना बड़ा घोटाला किया है ना। अब तो ये सारी के सारी जांच जो है वो चलेगी। हाँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप है, उसकी एफआईआर कराइए, उसका सिविल सूट कीजिए। कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी जांच कराएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सत्या को ना निकाले। लीजिए, मेरे को इतना बताइए कि एचआरटीसी के बस अड्डे के लिए जमीन ली जाती है और मुख्यमंत्री के प्रेजेंट ओएसडी, उन्होंने सुधीर शर्मा ने साफ कहा कि जो नदौन में तहसीलदार थे, ओएसडी लगाया उनको उन्होंने, वो उसकी बुक वैल्यू 2.5 लाख रुपए की थी, वो 6.25 करोड़ की एचआरटीसी ने क्यों खरीदी? पहले वाले अधिकारियों ने उसको रोक के रखा। और आप भी एचआरटीसी में परचेज कमेटी में मेंबर हैं, ठीक है, शायद क्योंकि ये आपके ध्यान में नहीं आया होगा मामला। 6.25 करोड़ की वो गैर मुमकिन दरिया वो कैसे बेच दी गई? और मुख्यमंत्री के 3 नजदीकी लोगों के नाम लिए हैं। कहीं ना कहीं इस पे सफाई आनी चाहिए। चुनावों का वक्त है, एक पिक्चर गलत बन रही है, मुख्यमंत्री जी के बारे में पिक्चर गलत बन रही है, जैसे सुधीर शर्मा के बारे में बन रही है वैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बन रही है। देखिए, उन्होंने अनिल मनकोटिया जी का नाम लिया, उस समय वो वहां पे तहसीलदार थे, आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं। और जहां तक मैं समझता हूं तो मैं निजी तौर पे अनिल मनकोटिया जी से इस विषय पे बात भी करूंगा कि हुआ क्या है। और दूसरी मैं आपको बात कहता हूं कि सुधीर शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं, सुधीर शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं तो उनको साबित भी उनको करने चाहिए। अगर इस तरह से है तो उसकी डीजी हिमाचल प्रदेश को उसकी एप्लीकेशन दे, उसकी दरखास्त दे, तो उसकी एक कंप्लीट विजिलेंस जांच भी हो सकती है। इस बात से मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात से मैं नहीं मुकर रहा हूँ। और जहां तक बात है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं और ये चुनाव का दौर है, और चुनाव के दौर में जिस तरह से सुधीर शर्मा जी ने कुकृत्य किया है राजनीति के अंदर, और जो राजनीति की जिस अनैतिक पराकाष्ठा को उन्होंने स्वीकार किया है, तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई बात है, चुनाव तो 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो भी होगा वो तथ्य लोगों के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। चलिए संदीप जी, एक और जानना चाहूंगा मैं कि एक आरोप उन्होंने और लगाया कि बहुत बड़ा अमाउंट जीएसटी का एक उद्योग को माफ कर दिया गया, सरकार ने, कैबिनेट ने उसको माफ कर दिया। और वो सारा मामला ये है कि पंजाब के किसी नेता का जो मुख्यमंत्री जी के कभी साथी रहे हैं युवा कांग्रेस में, ये आरोप भी लगाया उन्होंने। ये भी एक बड़ा आरोप है। अब डॉक्टर साहब, बात तो ये है ना कि आरोप तो उन्होंने कई लगाए हैं, और जो आरोप लगाए हैं उसका जो है उसका सब कुछ सबके सामने पता लग जाएगा। और जीएसटी जो है वो सब्जेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आधा स्टेट गवर्नमेंट और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो जीएसटी के जो है वो सारा का सारा ऑडिट में आ जाएगा। राज्य का जो हिस्सा है वो माफ किया गया है। राज्य का हिस्सा है, तो अगर राज्य का हिस्सा है तो केंद्र का हिस्सा भी तो उसमें कटेगा ना, दोनों हिस्से कटेंगे उसके अंदर। अब जो दोनों हिस्से कटेंगे, माफ किया गया है। नहीं तो मेरी एक चीज समझिए ना, अगर राज्य का उसमें कटा है तो पता नहीं लग जाएगा कि केंद्र को कितना गया है।
तो उसके आंकड़े भारतीय जनता पार्टी लेके आए कि ये किस बिहार पे जो है वो जीएसटी जो है वो कटा है। संदीप जी वो तो बात कर रहे हैं कि चुनावों के बाद ईडी सीबीआई आएगी, लेकिन चुनावों के बीच में जब आरोप लगते हैं तो कुछ स्पष्टीकरण आने चाहिए। सुधीर शर्मा ने एक काम तो बेहतर किया है कि उसने स्पष्टीकरण उन्होंने तुरंत दिया। जैसे मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाए अगले दिन उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। और आपके ही लोग, मैं आपको बताऊं, आपके ही सरकार के कारिंदे, आपकी ही अफसरशाही उन तक ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। ये 15 महीने पहले का काम नहीं है, ये अभी कुछ दिनों का काम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी। देखिए सुधीर शर्मा जी पूर्व की सरकारों में मंत्री रहे हैं, उनके अपने कनेक्शन भी होते हैं और आजकल आरटीआई भी है, आरटीआई से भी जानकारियां ली जा सकती हैं। और आरटीआई का जो कानून है वो कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है। उसके लिए आप किसी भी आज हिंदुस्तान के नागरिक को आरटीआई के माध्यम से कोई भी आदमी जो है, हम प्रधानमंत्री की तरह अपनी आरटीआई की रिपोर्ट्स को नहीं छुपाते। कांग्रेस की सरकारें जो है आरटीआई के अंदर जो भी पुख्ता जानकारी होती है, या हम हमारे लोग जो हैं कांग्रेस के लोग, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर पे हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हो, हम माननीय जो प्रधानमंत्री कार्यालय जिस तरह से अपनी आरटीआई की रिपोर्टों के माध्यम से छुपाते हैं कि उसके अंदर प्रधानमंत्री के लिए जितना भी पैसा कोविड में इकट्ठा हुआ उसकी जानकारी छुपाते हैं, अपनी डिग्रियों की जानकारी छुपाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे नहीं छुपाते हैं। लेकिन अगर अगर कोई तथ्य इस तरह के हैं तो मैं आपको आज यहाँ से बताता हूँ, उसकी जांच होगी और लोगों के सामने आएगी। चलिए जांच होगी। पंडित जी सवाल कहीं ना कहीं गोलमोल हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है गोलमोल, ठीक है, क्योंकि जनता चुनावों के बीच में जो मुद्दे, जनता एक भ्रम की स्थिति में रहती है। मुख्यमंत्री जी ने फैलाई बात, जनता में एकदम से नेगेटिव रोल आ गया एकदम से कि सुधीर शर्मा खलनायक है। जब सुधीर शर्मा ने बात फैलाई तो मुख्यमंत्री पे प्रेशर नहीं लग गया कि वो खलनायक है। तो जनता, इसकी सफाई तो आनी चाहिए कहीं ना कहीं। ये राजनीतिक दल क्यों छुपा रहे हैं इस चीज को? क्या देखिए ये एक बहुत गंभीर बात है कि हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर देखते हैं, चुनावों के समय बहुत व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन चुनावों के बाद एक बार फिर से ये चीजें जो है खत्म हो जाती है। अब देखना है क्योंकि ये लड़ाई कुछ अलग हो गई है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू और सुधीर शर्मा में पार्टी से हटके व्यक्तिगत हो गई है। अब देखना है चुनावों के बाद या क्या वाकई इस मामले पे कोई एफआईआर होगी या कोई जांच के लिए कोई ना कोई लिखेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों तरफ से अभी तक आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी इसको लिखित तौर पे ये शिकायत पत्र नहीं दिया गया है, जो निश्चित तौर पे एक बड़ा हैरानी का बात है। एक मुद्दा मानहानि का सिर्फ अब तक जो है एक शिकायत कही है। वो तो 15 करोड़ का मुद्दा है पंडित जी, उसमें भी हाई कोर्ट ने के सम्मन तामील नहीं हो पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। अभी वो 2 सप्ताह का और समय मिला अभी परसों ही उसमें। वो कहीं ना कहीं जो राहत सुधीर शर्मा लेना चाह रहे थे चुनावों के दौरान वो उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि सम्मन ही तामील नहीं हो पाए अभी तक। जी, अब झूठे आरोपों पे अगर वोट पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। उम्मीद है दोनों दल इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे और वाकई में अगर कहीं भी गोलमाल हुआ, वो चाहे सुधीर शर्मा ने किया हो, कांग्रेस ने किया हो, भाजपा ने किया हो, निश्चित रूप से जनता का पैसा है, जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी संजय जी। अभी तो आरोप जो है, अभी तो 2 आरोप जो है वो आज दोहराए गए हैं। 3 आरोप, एक उद्योगपति को किस नाते आपने जीएसटी में राहत दी, और अभी तो क्रशर वाला किस तरह ने आपने आपदा के भीतर पूरे ब्यास के बेसिन के ऊपर आपने चलने वाले क्रशर बंद कर दिए और अपने रिश्तेदार के क्रशर को आपने चालू रखा। किस तरह से उस क्रशर को जो है वो आपने 4 लेन वाली कंपनी के साथ जोड़ा है, ये सारे आरोप। और उन दिनों में कितने धंधे किए गए, किस तरह के, ये जांच के विषय हैं। जब जांच आएगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाएगी। दूसरी बात, सांख्यान जी ने कहा कि सुधीर शर्मा मंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो राजनीति में है। अगर ऐसी इच्छा उनकी थी तो उसमें बुराई क्या है? कोई भी विधायक जो जीत करके आता है, जो राजनीति में आता है, विधायक बनता है, उसकी इच्छा रहती है कि वो मंत्री बने, उसकी इच्छा रहती है वो मुख्यमंत्री बने। अगर उन विधायक समर्थन करते हैं तो वो क्यों नहीं बनते? मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि सुधीर शर्मा सरगना बने विधायकों के। अरे आप 23 विधायकों को लेकर के शिमला चले गए, जब सरकार बनाने के लिए चंडीगढ़ में आपने इकट्ठे किए 23 विधायक और उनको लेकर के शिमला चले गए, तो क्या आप 23 विधायक के सरगना थे? क्या आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी हाईकमान के ऊपर दबाव बना करके आपने राजनीति करने का प्रयास नहीं किया?
आप बताइए कि क्या आप सार्वजनिक रूप से आपको सभी विधायकों ने माना कि आप मुख्यमंत्री बनने चाहिए? आप भी 23 विधायकों के सरगना थे। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। मैं सुधीर शर्मा के आरोप की तरफ से भी आपके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप सरगना थे 23 विधायकों को, और 23 विधायकों को आपने बंधक बना करके रखा 6 दिन तक। एक महीने तक आप मुख्यमंत्री का एक महीने तक आप अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं। एक आरोप छूट रहा है हमसे। सुधीर शर्मा ने कहा है कि किसी विधायक को पेट्रोल पंप के लिए वन भूमि धर्मशाला बस स्टैंड के पास वो दी जा रही है, उसका केस बना दिया गया। बिल्कुल चला है। और ऐसे पेट्रोल पंप लगाने के लिए जो है वो पहले ही एमसी की परमिशंस नहीं है, एमसी ने पहले मना कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अगला आरोप मैं लगाता हूं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के ऊपर 25 करोड़ रुपए के बिजली कंपनी के लेन देन का आरोप जो है वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव के ऊपर लगा। मुख्यमंत्री ने उस पत्र को जो है, बजाय इसके कि उसकी जांच करवाते, मुख्यमंत्री ने उस पत्र को, उस आरोप को दबाने का प्रयास किया। वो व्यक्ति आज भी मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर प्रधान निजी सचिव के तौर पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री गंभीर है तो अदालत के अंदर एफिडेविट देकर के कहें कि इसकी जांच करवाई जाए। अगर मुख्यमंत्री गंभीर है तो मुख्यमंत्री उस मामले को सीबीआई को सौंपे। संजय जी, कोई अपनी जांच नहीं सौंपेगा। ये कहीं ना कहीं शिकायतें इधर उधर ही जाएंगी। संदीप जी, विराम दे दीजिए चर्चा को, अगर जरूरी है तभी कहिए, क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक बड़ा मेडिकल घोटाला हुआ था। क्या संजय जी उसको भूल गए हैं? क्या इस बिंदल जी जब यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर थे और कौन कौन लोग उस मेडिकल घोटाले में थे, क्या संजय जी उसको भूल गए हैं? नहीं, चर्चा को पहले भटका रहे थे, मुख्यमंत्री जी की हो रही है चर्चा वर्तमान में, चर्चा सुधीर शर्मा के विषय के ऊपर हो रही है। आप आए सीधे के सीधे, मैं तो पहले भी उसी विषय के ऊपर था। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी लंबी चर्चा खिंच गई, क्योंकि मुद्दे ये थे कि सुधीर शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच में जो जंग चल रही है, आरोपों की, प्रत्यारोपों की, और आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आरोप लगाए गए, उसके बाद सुधीर शर्मा द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया गया, और ऐसे आरोप लगाए गए जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और स्पष्टीकरण नहीं आया अभी तक कोई। हमारा चर्चा का यही विषय था कि इस पे स्पष्टीकरण आना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में छवि, नेताओं की छवि खराब करने की इससे कोशिश होती है, और लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा। वहीं पे संजय शर्मा जी ने कह दिया, जाहिर है चुनावों के बाद ईडी सीबीआई आएगी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संकेत हैं ये भाजपा के कि जो सुधीर शर्मा ने आरोप लगाए, और सुधीर शर्मा ने एक फाइल पकड़ी थी, उसमें फ्लैग लगे हुए थे जो सरकारी फाइलों में होते हैं बकायदा, और ये तय है कि ये जानकारी अफसरशाही से ही उन तक पहुंची है, बकायदा फ्लैग लगा के तैयार करके कि आपने क्या बोलना है। मुख्यमंत्री के भाई की जमीनों के आंकड़े दिए गए, लैंड सीलिंग एक्ट क्या है, विलेज कॉमन लैंड एक्ट क्या है, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं सुधीर शर्मा को, क्योंकि सुधीर शर्मा भी कोई राजस्व विशेषज्ञ नहीं है। तो लेकिन इसकी सच्चाई जनता के सामने नहीं आ पा रही है, और चुनावों के बाद क्या होगा देखा जाएगा, क्योंकि नेकराम के खिलाफ भी अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, ना विजिलेंस में ना कहीं, लेकिन जांच एक चल रही है, राजस्व विभाग कर रहा है, लेकिन राजस्व विभाग भी बेनामी उसको ढूंढेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।